अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयान। आप मेरे चैनल माय थॉट्स मेरे ख़यालात पे मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में मैं कोई शायराना मौज़ू नहीं छेड़ूँगा। इस वीडियो में हम एक बायोग्राफ़ी है एक बायोग्राफ़ी पे बेस्ड है ये वीडियो। वो बायोग्राफ़ी है उमर मुख्तार की। उमर मुख्तार, इनके बारे में आज हम जानेंगे। एक अज़ीम लीडर, उम्मत मुस्लिमा के एक मुतअद्दिद एक मुल्क के एक अज़ीम लीडर, जिन्होंने इतालियों के ख़िलाफ़ 20 साल जदोजहद की और आखिरकार 1931 में इनको बेनगाज़ी, जो कि एक नॉर्दर्न लिबियन शहर है, वहाँ पर इनको तख्तेदार पे चढ़ा दिया गया और उनको शहीद कर दिया गया इनके मुक़ल्लिदीन के सामने। और इनकी जब आखिरी ख्वाहिश इनसे पूछी गई तो इनका जवाब था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम इनके बारे में जानेंगे। समाअत फरमाइए। उमर मुख्तार का मुकम्मल नाम उमर मुख्तार मोहम्मद बिन फ़रहात अल-मनीफ़ी था। आपके वालिद साहब का नाम मुख्तार इब्ने उमर था, जबकि वालिदा का नाम आयशा बिनते मुहर्रिब है। आप लिबिया के एक नवाही गांव जंजूर में 20 अगस्त 1858 को पैदा हुए, जबकि वफ़ात आपकी 16 सितंबर 1931 को थी, जब बेनगाज़ी में आपको मैंने बताया। बेनगाज़ी में एक उनको तख्तेदार पे चढ़ा दिया गया था इतालवी हुकूमत की तरफ से। अच्छा, अब इनकी कहानी जानने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं। वो ये है कि हमें पहले जोग्राफ़ी देखनी है पूरी दुनिया की, ताकि हम इस चीज़ को और भी अच्छी तरह समझ सकें कि लिबिया की जो अटैकिंग और सारा सीन क्या हुआ था। मतलब तो उससे पहले हम जानते हैं कि कॉलोनी क्या है। कॉलोनी कॉलोनी का मतलब है, यानी जिस तरह आप देखें, अगर ये इंडिया पाकिस्तान साउथ एशिया, इंडिया पाकिस्तान से पहले तो एक बड़े सग़ीर था, सब कॉन्टिनेंट था। ब्रिटिश ने यहाँ पे अपनी एक एम्पायर, अपनी एक हुकूमत कायम की अंग्रेज़ों ने, जिसे हम अंग्रेज़ कहते हैं। अंग्रेज़ों के अलावा भी यहाँ पे डच भी है, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक थी यहाँ पे। डच असल में नीदरलैंड के लोगों को कहते हैं डच। फिर यहाँ पे फ्रांसीसी भी आए थे, यहाँ पे पुर्तगाली भी आए थे। और इनफैक्ट ये जो एक मशहूर शहर है इंडिया का, गोवा, एक मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है, वो पहले पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। जबकि फिर इंडिया बनने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फ़ौजें भेज के यहाँ पे ना इसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया था पुर्तगालियों को, और इसको एक ऑफिशियली एक इंडिया का हिस्सा बना दिया था इस शहर को। तो वो एक अलग बात है। तो ब्रिटिश ने इस सब कॉन्टिनेंट को अपनी कॉलोनी बनाया, यहाँ पे कब्जा है इस इलाके को, जिस इलाके को अपनी कॉलोनी बना दिया। जिस तरह अगर हम ब्रिटिश एम्पायर का जो मैप है, जिस ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का मैप है, उसमें को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी ऐड था, कनाडा भी ऐड था। वो मतलब वहाँ से कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक इतना बड़ा हिस्सा इनकी कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा था। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉलोनाइज़ किया उसके बहुत से कंट्रीज़ को, जैसे कि आप देख सकते हैं इजिप्ट में यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुई, सूडान में हुई, आगे नीचे तक पूरी इनकी आ रही है स्ट्रिप। साउथ अमेरिका में ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस था वो स्पेन का था, स्पेनिश कॉलोनियल एम्पायर का था। और कुछ हिस्सा था जो ब्रिटिश के अंदर था, जिस तरह यूएसए के कुछ इलाके ब्रिटिश के अंदर थे, कनाडा के थे। आप यहाँ पे देखें, अगर मिडल ईस्ट और इधर साउथ एशिया, यहाँ पे जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसका बहुत ज़्यादा असर रसूख था, यहाँ पे उनके कब्ज़ाए हुए इलाके थे। तो ये एक टाइम पे सुपर पावर भी थी। तो उन्होंने इन सारे इलाकों को, साउथ अमेरिका में कुछ इलाके, नॉर्थ अमेरिका में कुछ इलाके, यानी कनाडा, यूएसए, उनको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, उनको कॉलोनाइज़ किया हुआ था। यानी जहाँ पे कब्ज़ा किया तो उसको अपनी कॉलोनी बना लिया, वो उनकी कॉलोनी है। तो ये होती है कॉलोनी का कॉन्सेप्ट है। अगर हम लिबिया का मैप देखें, लिबिया के आसपास का जो नॉर्दर्न अफ्रीका का मैप देखें, तो लिबिया के नीचे है चाद। चाद एक फ्रेंच कॉलोनी है उस टाइम पे। अगर हम उस टाइम से देखें तो, अगर हम वेस्ट में देखें यानी मगरब में देखें, तो हमें मिलेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया भी एक फ्रेंच कॉलोनी थी। और अगर हम ईस्ट की तरफ देखें, मशरक़ की तरफ, वहाँ पे एक मिस्र है, इजिप्ट है, वो उस वक्त ब्रिटिश की कॉलोनी थी। यानी आस पास सारी ये फ्रेंच कॉलोनाइजेशन या फिर फ्रेंच कॉलोनाइजेशन और जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, अगर हम कहें तो गलत ना होगा, कि यूरोप ने पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन बहुत ज़्यादा फैलाई। अब देखिए, जैसा इकबाल कहते हैं कि इकबाल को शक उसकी शराफत पे नहीं है, हर मिल्लत मज़लूम का यूरोप है ख़रीदार। आप खुद समझ लें इस चीज़ को।
तो अफ्रीका को आप ऐसे कह सकते हैं कि यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स ने आपस में बांट दिया था। यानी इतना इलाका ये फ्रेंच का है, इतना ब्रिटिश का है, इतना डच का, पुर्तगाल, वो आगे जो जो वहाँ पे हुआ था हिस्ट्री में, अब ज़्यादा डीप नहीं जाते। तो मतलब एक तरह से पूरे अफ्रीका को उन्होंने कब्जाया हुआ था यूरोपियंस ने। तो लिबिया पे अटैक किया था अतालवियों ने। अतालवी कहते हैं इटालियंस को। यानी इटालियन एम्पायर इतनी मशहूर नहीं थी, लेकिन मतलब उन्होंने भी कई कब्जाए थे इलाके, उन्होंने कॉलोनाइज़ किया था। तो इटालियन एम्पायर ने 1911 में त्रिपोली पे अटैक किया। त्रिपोली के नॉर्दर्न लिबियन शहर है जो कि कैपिटल है लिबिया का, त्रिपोली। त्रिपोली पे उन्होंने अटैक किया और उसको कब्जा लिया। अब त्रिपोली जब उनके कब्ज़े में जाने से पहले ये शहर और जो नॉर्दर्न साइड से सारी लिबिया की किसके कंट्रोल में थी? ये कंट्रोल में थी ऑटोमन एम्पायर की। अब ऑटोमन एम्पायर क्या है? ऑटोमन एम्पायर उस्मानी खिलाफत है। आपने नाम सुना होगा, जो कि ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया जिसे कहते हैं, उनके आखिरी सुल्तान ये तो बाइख्तियार सुल्तान थे, अब्दुल हमीद। उन पर ड्रामे भी बने, अभी पाया तक एक ड्रामा, एक मशहूर ड्रामा बना है, पाकिस्तान में भी वो आ चुका है PTV पे। इससे पाकिस्तान टर्किश तो बहुत से ड्रामे आते हैं, हम ड्रामों की बात नहीं कर रहे। तो जो 19वीं सदी से आगे है ना, 1900 से आगे, 1910 और आगे जो है ना सारा सीन है, कुछ साल ना, तो 1923 तक ना, ये डाउनफॉल का एरा था ऑटोमन एम्पायर का। अब देखें तो जैसे आपको मालूम होगा कि 1923 में मौदे लौज़ान हुआ था, जिसके तहत खिलाफत ख़त्म कर दी गई थी। और वहाँ पे एक लिबरल हुकूमत, एक कंट्री नया बना था, टर्की। वैसे आज टर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया, टर्किया हो गया, तुर्किया हो गया, लेकिन उस वक्त मतलब हम उस लिहाज से बात कर रहे हैं। तो टर्की पे एक लिबरल हुकूमत आ गई थी, मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की। तो 1911 की बात है कि ये ना जो ऑटोमन एम्पायर है, इन्होंने कई जंगें उनसे तालियों से लड़ी और जो कि हार गई। और इसके तहत फिर जो इसका नतीजा ये था कि त्रिपोली पे उन्होंने कब्ज़ा कर दिया इटालियंस ने। त्रिपोली भी कब्ज़ा किया, फिर उन्होंने आगे गए। और अब हम बात करते हैं उनकी उमर अल मुख्तार की। उमर मुख्तार का क्या रोल है यहाँ पे? वो मुसलमानों के एक अजीम रहनुमा थे, एक अजीम लीडर थे, एक अजीम जंगजू थे और एक अजीम उस्ताद भी थे। आप एक कुरानिक टीचर थे, कुरान की तालीमात देते थे मदरसे में। आपने अपनी इब्तदाई तालीमात अपने चाचा से हासिल की थी कुरान की, एक मस्जिद में। और बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ था उनका, जंजूर में वो पैदा हुए थे, जैसे कि आपको डेट वगैरह बता दी मैंने। उमर मुख्तार ने 20 साल जद्दोजहद की उनके ख़िलाफ़। 1911 से लेकर जब वो त्रिपोली पे अटैक हुआ, 1911 से 1931 तक 20 साल उन्होंने जद्दोजहद की इनके ख़िलाफ़, उनसे लड़ाइयाँ लड़ी। वो इंतहाई इन्फ्लुएंस थे, जो इटालियंस थे ना लिबिया के, उमर मुख्तार से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो इनको बहुत ज़्यादा बहादुर मानते थे। तो उन्होंने कई दफ़ा पीस ट्रीटी साइन करने का कहा। तो उन्होंने कई दफ़ा, उनकी शराइत ऐसी थी कि जो इनको मंजूर ना थी। और वो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी दुश्मनी थी इन दोनों चीज़ों में, क्योंकि अब इटालियंस ने यहाँ पे कब्ज़ा किया था, तो यहाँ के लोगों को आज़ादी चाहिए, वो उनसे उनके अंडर हैं। यहाँ भी 1857 में जो फ्रीडम वॉर ऑफ फ्रीडम लड़ी गई थी आज़ादी के लिए, मुसलमान और हिंदू दोनों मिलजुल के उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना राजा माना था और उनके ख़िलाफ़ लड़े थे, अपना लीडर माना था। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे, लेकिन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के बाद उनको फिर अंग्रेज़ों ने हमको कर दिया अलग अलग, मुसलमानों हिंदुओं को नफाक पैदा कर दिया। खैर उसकी तरफ हम नहीं जाते। तो यहाँ पे भी यही सीन था। अब एक और यहाँ पे आप देखें प्लस पॉइंट है कि उमर अल मुख्तार मोहम्मद बिन फ़रहात अल मनीफ़ी इनका मुकम्मल नाम था। इनकी जोग्राफ़ी इंतहाई अच्छी थी। इनको नॉर्दर्न लिबियन के हर इलाके का मालूम का पता था, सबका इल्म था इनके पास कि कौन सी जगह छुपने के लिए बेस्ट है, कौन सी जगह यहाँ पे ख़तरा है या क्या सीन है यहाँ पे। हर एक चीज़ उनको चप्पा चप्पा पता था उस इलाके का, क्योंकि सहरा में पले बड़े थे वो, इतना उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो सहरा में उनका बहुत ज़्यादा एम था। जबकि आप इटालियंस को अगर देखें तो वो अब वहाँ पे उनका इन्वायरमेंट ही चेंज है, उनका क्लाइमेट ही चेंज है। अब वो सहरा में आके गर्मी में रहेंगे तो वो रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इनको तो आदत है ना, ये तो सहरा में ही रहेंगे, इनको आदत है यहाँ पे रहने की। तो वो इनसे इस बात पे बहुत ज़्यादा मतलब उनको ख़तरा था कि इनकी जोग्राफ़ी बहुत अच्छी है, इनको छुपने की जगह बहुत अच्छी तरह पता होती हैं। इन्होंने 20 साल मुसलसल जंग लड़ी। अब 1931 में जब ये हार ही गए आखिरकार, तो बेंगाज़ी एक नॉर्दर्न लिबियन शहर है, वहाँ पे इनको
तख्तादार पे चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया गया इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से। और जब इनके मुकल्लदीन, इनके जो मानने वाले थे, इनकी पैरवी करने वाले थे, इनके सामने इनको फांसी दी गई थी। और इनका जो आखिरी ख्वाहिश इनसे पूछी तो इन्होंने जवाब में कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोच सकते हैं कितना बहादुर इंसान था। आजकल के जो यूथ है तो उसकी तो बात ही ना करो, आप सबको पता है क्या सीन है। आजकल के लोग, आजकल के नौजवान हमारे इस्लामिक हिस्ट्री में कितने अजीम अजीम लीडर लगे, उनसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, सब उनको ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सीखने की चीज़ें हैं, वो सीखने के लोग हैं, उसे सीखना चाहिए। गद्दाफ़ी जो कि लिबिया के मशहूर डिक्टेटर भी थे, उनका भी रोल मॉडल यही थे, उमर मुख्तार। अच्छा, अब एंड में एक मैं बात करता हूँ कि क्यों लिबिया इतना मतलब लिबिया क्यों इतना अट्रैक्ट करता था बाकी मुल्कों को। अब आपको एक चीज़ पता है, दुनिया में एक चीज़ है तेल जिस मुल्क में हो ना, उस मुल्क की कदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। लिबिया में तेल बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इटालियन यहाँ पे तेल निकालने के लिए यहाँ पे आए थे। बाद में यहाँ पे इंडिपेंडेंस हुई और वो सारा आगे ना इनका एक अलग मुल्क बन गया, क्योंकि बहुत से मुल्क नीचे सारे यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स ने छोड़ दिए थे और वो एक अलग इंडिपेंडेंट नेशंस बन चुके थे। जैसे कि वो नीचे अगर आप आएँ तो सूडान, साउथ सूडान, ये जो ब्रिटिश के अंडर थे, अल्जीरिया फ्रेंच के अंडर था, ब्रिटिश के अंदर ये मिस्र और भी नीचे और से कंट्री थे। तो ये सब बाद में इंडिपेंडेंट हो गए, बाद में और भी बड़े कुछ चीज़ें आई, तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो मुख्तार की बायोग्राफी थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई फॉल्ट है, कोई गलती है तो माफ़ कीजिएगा, करेक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।